हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ कंसेप्ट्स और उसकी एग्जांपल्स को। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट हमारे पास है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम ये डिस्कस करेंगे आज। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि जहाँ पे हमारे पास वर्ड आ जाता है ना कि फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब वो हमेशा सेम किसी चीज़ को बोलते हैं ना, चाहे उसको जब भी निकाल लेंगे हम, चाहे कोई भी उस चीज़ को टेस्ट करे, उस चीज़ को परखे, तो वो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है ना, वो हमेशा सेम आता होता है। और अरिथमेटिक के अंदर अरिथमेटिक के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर क्या है, देखो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर HCF फाइंड किया, ठीक है, और LCM फाइंड करना हमने देखा था कि जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन सबसे पहले, इसको करने से पहले हम एक कंसेप्ट कर लेते हैं अपना फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के अंदर लिखना है या ठीक है, तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ 24, अब इसको इसके फैक्टर्स के अंदर लिखना है, जैसे 2 × 2 4, ठीक है, 4 × 2 8, 8 × 3 24, ठीक है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो ये होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। इसको आप जब छोटे थे, छोटी लोअर क्लासेस के अंदर ऐसे करते थे। 24 LCM जैसे निकालते थे तो उसको 2 पे लेके गए, यहाँ पे 12 आ गया, उसको 2 पे लेके गए, यहाँ पे 6 आ गया, फिर इसको 2 पे लेके गए, यहाँ पे 3 आ गया, और फिर इसको 3 पे किया तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ऐसे करते थे और फिर हम लिख देते थे कि 24 = दिस। ठीक है, तो ये होती थी हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब क्या होता है कि फैक्टराइजेशन में अगर हमारे पास ये जो नंबर्स बन रहे हैं, अगर ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, अब आ गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, नंबर्स जो या तो 1 के टेबल में आते हैं, नंबर्स अपीयर्स इन टेबल ऑफ 1, या तो 1 के टेबल में आएंगे या एंड किसके टेबल में आएंगे, टेबल ऑफ देयर ओन, या तो वो खुद के टेबल में ऑफ देयर ओन, या वो खुद के टेबल में आते हैं। वो नंबर्स हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या किसके टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, ठीक है, 11 13 17 19, ठीक है, 23, ये होते हैं प्राइम नंबर्स जो खुद के और 1 के टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से हमारे पास जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर ग्रेटर देन 1, इनको हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन 1 जो खुद के टेबल में आते हैं और जो 1 के टेबल में आते हैं। सिर्फ वही नंबर्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास फैक्टराइजेशन की। और फैक्टराइजेशन के अंदर अगर हम उनको प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिखते हैं, जैसे 2 और 3 के अंदर लिखा है, तो ये जो फैक्टराइजेशन है इसको एक आगे नाम दिया जाता है, दैट फैक्टराइजेशन इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है। अब उसके बाद में जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी, वो क्या बोलती है कि कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है और उसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। अगर हम ऑर्डर की बात ना करें तो, ऑर्डर मतलब जिस वे के अंदर वो लिखा गया, ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, अगर हम उसकी बात को छोड़ दें और हम सीधे उसके फैक्टर्स के ऊपर जाएं तो हमेशा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना वो सेम होगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है इस थ्योरम का, फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अरिथमेटिक है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी हमारे पास अगर मान लो कंपोजिट नंबर, या मैं बोल लूँ कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑफ ए कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर इज सेम कब? इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो। अब ऑर्डर को इग्नोर करने की बात कैसे हुई? जैसे मैंने यहाँ पे 24 की फैक्टराइजेशन को लिखा है, जो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको लिखा मैंने 2 × 2 × 2 × 3। मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ 3 × 2 × 2 × 2, फिर भी तो ये सेम ही बनेगा। नंबर तो वही 2 और 3 आ रहे हैं, वही 24 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम क्या कर दें, इग्नोर कर दें इनके ऑर्डर को, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी कंपोजिट नंबर की, ठीक है, कंपोजिट नंबर की, वो हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है। सेकंड है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन 1, ओके। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं और क्या होता है? विच आर नॉट प्राइम। सेकेंड पॉइंट इनका क्या होता है? विच आर नॉट प्राइम। तो वो नंबर्स जो प्राइम नहीं होते और 1 से बड़े होते हैं उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं होना चाहिए, 2 और 3 प्राइम है हमारे पास, तो सीधा आ गया 4, फिर आ गया 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये नंबर हमारे पास अप टू सो ऑन, ये नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। क्या हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अगर हम कंपोजिट नंबर की तो वो सेम आती है अगर हम ऑर्डर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये हुआ कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, दिमाग में क्वेश्चन आया। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और जो प्राइम नहीं होते, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो 1 से बड़े नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15, ठीक है। ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। अब इसके बाद में अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे 24 है, 24 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, यानी कि प्राइम नंबर्स हमने लेने हैं, जैसे 2, 3, 5, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, एक और नंबर मैं ले लेती हूँ, कंसीडर कर लेती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया 30। अब स्टूडेंट 1 जो है, स्टूडेंट नंबर 1, वो इसको सॉल्व कर रहा है, मान लो 30, 2 पे गया 15, ठीक है, फिर 3 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1, ये बना। स्टूडेंट नंबर 2 क्या करेगा, इसको ऐसे सॉल्व कर रहा है 30, इसको 3 दिखा के कि 33 के टेबल में आएगा 10। अब इसको लगा कि 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है और 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा। स्टूडेंट नंबर 3 क्या करेगा, 30 को डिवाइड करेगा 5, 6 पे गया, 6 3 के टेबल में आता है 2 पे और ये बन गया 1। अब देखो इनके करने के जो मेथड्स हैं ना वो अलग अलग हैं। पहले ने सबसे पहले 2 आया है स्टूडेंट 1 के केस में, स्टूडेंट 2 के केस में 3 आ गया, स्टूडेंट 3 के केस में 5 आ गया। तो हर एक का अपना करने का तरीका क्या है, अलग है। पर अगर मैं क्या करूँ, इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दूँ, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दूँ तो देखो फर्स्ट वाले ने जो लिखा था वो था 2 × 3 × 5, 30 को ये लिखा इसने। सेकेंड वाले ने जो लिखा है उसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। थर्ड वाले का अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। डन। अब देखो सेम ही बन रहा है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात ना करूं यहाँ पे, अगर मैं ऑर्डर को भूल जाऊं कि किसने पहले 2 से किया है, किसने पहले 3 से किया है या किसी ने पहले 5 से किया है, उस चीज़ को मैं ना देखूं और सिर्फ फैक्टराइजेशन को देखूं, ऑर्डर को मैं भूल जाऊं तो फैक्टराइजेशन तो सेम आ रही है। तो सेकेंड चीज़ आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या करनी है कि हमने इनको अरेंज कर देना है, किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सेकेंड पॉइंट है आपका अरेंज फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में आपने लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा 2 × 3 × 5 दैट इज 30,
क्लियर हुआ? तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं सभी फैक्टर्स को, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किसी भी कंपोजिट नंबर की वो हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके आगे कि इस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, कि ये थ्योरम हमें बताना क्या चाह रही है, इसका रोल क्या है, कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। Consider a number 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with digit 0. ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। कंसीडर करने का मतलब, अगर मैं उसके सॉल्यूशन की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो उसने हमें जो चीज़ दी है, उसने बोला है कि हमने क्या करना है, हमें 4n दिया हुआ है और n कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमने क्या करना है, इस n की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि जो इसकी पावर बनेगी ना, जैसे मान लो 4 की पावर 2 पुट करूँ तो 16 बन रहा है, 4 की पावर 3 पुट कर दो, 4 की पावर 4 पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने 4n की वैल्यू वो लिखनी है जिसके अंदर मेरा जो लास्ट वाला डिजिट है ये 0 आना चाहिए। ठीक है, 4n की हमने कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिए हैं, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमने 4 यानी कि n की वैल्यू या 4 की पावर उतनी लिखनी है कि जहाँ पे हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0 बने। ठीक है, ये लिखने के लिए आपको पहले ना मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन फटाफट होंगे। फर्स्ट है, इसने बोला था हमें कि लास्ट वाला एक डिजिट 0 आना चाहिए, तो एक लास्ट 1 डिजिट को 0 करने के लिए लास्ट या 1 एंड का जो एक डिजिट है, ठीक है, लास्ट 1 डिजिट को या 1 एंड डिजिट टू गेट 1 एंड डिजिट 0, लास्ट वाले एक एंड डिजिट का 0 होना के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, वो तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास एक 2 होगा और एक 5 होगा। अगर हमारे पास एक पेयर एग्जिस्ट करेगा 2 और 5 का, तभी हमारे पास जो लास्ट वाला एंड डिजिट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 2 और 5 यानी कि हमारे उसके फैक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए, 2 और 5 हमारे उसके फैक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 2 इंटू 5 अगर 2 इंटू 5 अगर हम करते हैं 10 बनता ना, लास्ट वाला डिजिट 0 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें लास्ट 1 डिजिट, लास्ट वाला एक डिजिट कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो हमारे पास एक पेयर होना चाहिए किसका, 2 और 5 का। ठीक है, तो लास्ट वाला एक डिजिट 0 करने के लिए हमारे पास एक पेयर किसका होना चाहिए, 2 और 5 का होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होनी चाहिए। एक डिजिट चाहिए तो दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें लास्ट वाले टू गेट 2 एंड डिजिट 0, लास्ट वाले दोनों 0 चाहिए हमें, यानी कि कोई भी 4 डिजिट का नंबर अगर उसको सॉल्व करने से आ रहा है तो ये दोनों 0 हों। इसमें क्या था कि कोई भी हमारा जो नंबर आ रहा था सॉल्व करने के बाद में, तो उसमें ये 0 था। ठीक है, अब ये दोनों 0 होने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ 2 एंड 5, 2 पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5, 2 पेयर्स चाहिए। 2 पेयर्स का मतलब 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, 2 पेयर्स चाहिए, जोड़ा चाहिए पूरा। ठीक है, 2 से पेयर बनता है और ये इनका डबल पेयर हो गया, यानी कि हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 2 चाहिए और 5 की पावर 2 चाहिए। ठीक है, अगर हमें लास्ट वाले 2 डिजिट्स को 0 करना है तो। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही अगर मेरे को चाहिए, तीसरे पॉइंट में बता रही हूँ, अगर मेरे को 3 एंड डिजिट 0 चाहिए, 3 एंड डिजिट कितने चाहिए, 0, यानी कि कोई भी मेरा नंबर था उसमें मेरे लास्ट वाले 3 डिजिट 0 होने चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 3 पेयर्स ऑफ 2 और 5, 3 पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5, इसके 3 पेयर्स चाहिए। 3 पेयर्स इन दी फॉर्म कैसे बोलेंगे हम, कि हमें 3 बार ये चाहिए, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू
5, ये चाहिए। अब इसको हम और लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, क्योंकि 1 2 और 3 बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, छोटी क्लास में किया है, और 5 की पावर 3 चाहिए। अगर 4 का दिया होगा कि 4 एन डिजिट मेरे को 0 चाहिए, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 चाहिए, ऐसे ही आप निकालोगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला है कि लास्ट एक डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 4 की कोई भी पावर करती हूँ तो उसका लास्ट एक डिजिट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऐसी पावर मैंने लिखनी है। और लास्ट एक डिजिट 0 के लिए हमें एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पे आ जाइए। हमें दिया था 4n, वेर n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, आप कोई भी पावर लिख सकते हो, n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, पर आपका लास्ट वाला डिजिट सॉल्व करके 0 आना चाहिए। अब देखो मैं 4n, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, n पावर वैसे ही लगा दी। अब क्या हो गया, 2 की पावर 2, n पावर ऐसे, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 2n। अब लास्ट वाले एक डिजिट को 0 करने के लिए हमें चाहिए था 2 और 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमारे पास यहाँ 2 की पावर तो 2 बन सकती है। ठीक है, 2 की पावर तो हम 2 बना सकते हैं अगर n इज इक्वल्स टू मैं 1 पुट कर दूं, बट 5 इज मिसिंग, 5 नहीं है, हमें तो 2 इंटू 5 चाहिए ना, ये 5 है ही नहीं। अगर ये 5 नहीं है तो 4n की पावर एग्जिस्ट करेगी ही नहीं जिसमें लास्ट डिजिट 0 हो। यानी कि आप क्या लिखोगे, सो एंड डिजिट कैन नेवर बी 0। तो हम क्या लिखेंगे, सो एंड डिजिट कैन नेवर बी 0, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 5 है ही नहीं। लास्ट वाले डिजिट को 0 करने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। हमारे पास 2 तो है पर 5 नहीं है, 5 है ही नहीं, तो हमारे पास 0 कैसे बनेगी, पेयर चाहिए ना, दोनों चाहिए, एक ही नहीं है तो हमारे पास नहीं होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है, हमने एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम ऑफ, दो नंबर्स दिए हैं हमें, 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हमने क्या निकालना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इनका एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई छोटे होते थे बहुत किया था, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालते थे, 6 यहाँ पे लिखते थे, 2 पे गया 3 आ गया, फिर 3 पे गया 1 आ गया। 20 को सॉल्व कर लो, 2 पे गया 10 आ गया, फिर 2 पे गया 5 आ गया, फिर 5 पे गया 1 आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब मैं 26 को कैसे लिख सकती हूँ, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 5 कैन बी रिटर्न एज, 20 कैन बी रिटर्न एज 2:2:5। अब एचसीएफ जो होता है दैट इज लीस्ट पावर, जो सेम होती है, लीस्ट पावर। ठीक है, हमने वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर की मतलब जो इनके अंदर कॉमन आ रहा है, और हम उनको क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। उसकी अगर ज़्यादा पावर्स बन रही है तो उसको पावर्स में लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो बस ये एक 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 1 अगर हम इसे लिखते हैं तो 2 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि कितने डिजिट इसमें से हम सेम करके निकाल सकते हैं। हम देखो इस 2 को तो सेम नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर 2 नहीं है, ना ये 3 सेम आ सकता है क्योंकि नीचे वाले में 3 नहीं है, ना ये 5 सेम जा सकता है क्योंकि ऊपर वाले में 5 नहीं है। तो ये 2 वाला एक ही सेम बना था और वो हमारा क्या बन गया, एचसीएफ बन गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये जो 2 बार आ गई ना, जो हमने एचसीएफ लिखा है जिसको हमने सर्कल कर लिया, जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, बाकी सारों को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर का ही बोला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो एलसीएम विल बी 60। तो आंसर इज 2 and 60। आंसर आ गया हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक
नए कंसेप्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं एंड दैट न्यू कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स बता चुकी हूं प्रीवियस वीडियो में, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्लियर? किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारे पास एक, मान लो लेट एक्स एंड वाई, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं एक्स और वाई, ए और बी ले लो, पी और क्यू ले लो, आर और एस ले लो, जो भी ले लो। एक्स और वाई हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप एक्स मल्टीप्लाई वाई कर दो, वो किसके इक्वल होगा? HCF ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का HCF प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई LCM ऑफ, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, LCM ऑफ एक्स एंड वाई। जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट होगा, उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो इक्वल होगी उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ दो नंबर्स के केस के लिए है, एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स, एप्लीकेबल ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, सिर्फ दो नंबर्स के लिए, दो इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 6 और 20 पीछे किया था, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 6 और 20। मेरे पास दो नंबर हैं गिवन, वेयर x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल टू 20। सबसे पहली बात इसने बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वी कैन फाइंड, हम इसको फाइंड कर लेते हैं, 6 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 विच इज़ 120। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 120, लिख लिया इसे। राइट हैंड साइड के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा और LCM निकालना पड़ेगा। निकालते हैं वो LCM और वो HCF। तो 6 का LCM निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, 2 3 3 3 ज़ा 1, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, लिखा। 20 कि फिर मैं फैक्टराइजेशन करूँ, 2 पे गया 10, फिर 2 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1, तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 इज 2 इज टू 2 इज टू 5, लिखा। HCF निकाल चुके हैं, दैट इज 2, जो कॉमन यहाँ पे पावर्स निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 ही तो कॉमन बन रही है, क्योंकि ऊपर 2 की पावर 2 नहीं है। ठीक है, 2 की पावर 1 यहाँ से कॉमन निकल रही है, तो HCF इज 2। क्लियर? LCM निकालेंगे, LCM भी पीछे निकाल चुके हैं, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, इसको दो बार नहीं लिखेंगे, इंटू 3 सॉरी इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60। आ गया? अब इस स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये क्या बोली कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट विच इज 120, तो वी कैन राइट इट एज 120, इक्वल होगा HCF ऑफ एक्स वाई, एंड HCF ऑफ एक्स वाई इज 2, लिख लो 2, लिखा। ठीक है, 120 इज इक्वल टू 2 इंटू LCM ऑफ एक्स वाई, इंटू LCM ऑफ एक्स वाई दैट इज 60। दिस इज 120 एंड 60 2s आर अगेन 120। आंसर आ गया? हो गया। तो ये क्या होगी हमारी? वेरीफाइड होगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। आगे आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोल रही है कि हमने फाइंड करना है 96 और 404 का LCM और HCF। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं, एंड दैट एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या बोल रही है? हमने निकालना है फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 ओके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे यूक्लिड थ्योरम मत लगा देना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। अगर ऊपर नहीं दिया होता तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, hence find its LCM, hence find its
एलसीएम, पीछे वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? दो नंबर्स का मल्टीप्लाई x इंटू वाई इज इक्वल्स टू HCF ऑफ एक्स वाई एंड एलसीएम ऑफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ x और y। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करते हैं, प्रोडक्ट बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, इसके ऊपर 96 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे जाएगा, ठीक है, 48, फिर 2 पे गया 24, फिर 2 पे गया कितना आएगा 12, फिर 2 पे गया 6, अगेन 2 पे गया 3 एंड देन 3 पे गया 1। डन। नेक्स्ट 404 की करते हैं फैक्टराइजेशन। दैट 404 इज 2 पे गया 202, अगेन 2 पे गया 101 और 101 एक प्राइम नंबर आ गया अगेन, तो ये 101 पे ही जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 96 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2, 2 is to 2 is to 2 is to 2 और is to 2 और 1 टाइम 3। ओके डन। नेक्स्ट 404 को कैसे लिखेंगे? 2 is to 2 is to 101। सबसे पहले HCF निकालना है, सेम सेम निकाल लो, ये और 2 सही है, ये 2 और 2 सही है, ठीक है। तो HCF इज 2 is to 2 दैट इज 4। 2 बार 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 की पावर 2 कॉमन आ गई, क्या बन गया HCF 4। मूविंग ऑन टू आवर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज, मान लो x इज 96 एंड y इज 404। अकॉर्डिंग टू आर दिस प्रॉपर्टी xy is 96 into 404 which is equals to HCF of xy and HCF of xy is 4 multiply by LCM of xy। Done। Now अब LCM की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाता है, दैट इज 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। इस 404 से को हम काटेंगे तो ये क्या आ गया 101, ठीक है। तो हमारे पास LCM क्या आया? LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 101, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाई बड़ा औखा काम है 101 को 96 से मल्टीप्लाई करना, अभी सौखा बना देते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी छोटी क्लासेस के अंदर कि जब भी दो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। 96 मल्टीप्लाई बाय 100 + 1 लिख सकते हैं, तो ये पहले क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 96 इंटू 100 लिखा जाता है, ठीक है। 96 इंटू 100 प्लस 96 इंटू 1, ये छोटे क्लासेस वाली काम है, अभी आपको करवाना पड़ रहा है, अगर किसी को याद नहीं है तो देख लेना। 96 इंटू 100 इज 9600 और 96 इंटू 1 इज 96 एंड दैट इज रिटन एज 9696। आंसर आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया 96 96। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ करना है नहीं, आगे चलते हैं। आगे हमें दिया फाइंड द HCF ऑफ, 3 नंबर का HCF निकालना है हमें। फाइंड द HCF ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ 6 72 एंड 120। कौन सा मेथड यूज करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। डन। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से हो जाएगी। 6 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 इज 2 पे गया 3, 3 पे गया 1 आ गया, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 is to 3। डन। नेक्स्ट इज 72, 2 पे लेके जाओ 36, फिर 2 पे गया कितना 18, फिर 2 पे गया 9, फिर 3 पे गया 3 और फिर 3 पे गया 1। डन। नेक्स्ट 120, 2 पे गया 60, फिर 2 पे गया 30, फिर 2 पे गया 15, फिर 3 पे गया 5, देन 5 पे गया 1। डन। लिख लो अब इनको, फैक्टर्स को अलग अलग लिखें। तो 6 को मैंने पहले ही लिख दिया था, अब दोबारा लिख लेते हैं। 6 इज इक्वल्स टू 2 is to 3, देन 72 इज इक्वल टू 2 is to 2 is to 2 is to 3 is to 3। Done। Next 120, 120 is
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। डन। अब इसमें से कॉमन निकालो। एक तो ये 2 कॉमन है, लिख लो नीचे 2। फिर देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 भी आ गया HCF में। तो 2 3 जार 6, तो HCF इज 6। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात करनी है किसकी, अगर आपने LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें दिया है, वैसे सॉरी मैं लिखना भूल गई, LCM भी है। ठीक है, अब LCM निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमने कॉमन लिया है वो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये तीनों 2 की जगह पे 2 एक ही बार आएगा, इस 3 और इस 3 की जगह पे भी 3 एक ही बार आएगा, तो उससे पहले हम दोनों 2 लिख लेते हैं क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। अब इन तीनों 3 की जगह पे एक 3 आएगा, ये 3 बच गया यहाँ पे और ये 5 बच गया लास्ट वाला यहाँ पे। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जार 15, दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1.2 के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो याद रखना है, आज हमने कंसेप्ट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम की है, और इसके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी की है, दैट प्रॉपर्टी इज दिस, फॉर एनी 2 इंटीजर्स हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होता है वो इज इक्वल टू होता है, वो बराबर होता है किससे, HCF और LCM ऑफ दीज 2 नंबर के प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में।